औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने चैप्टर 15 स्टार्ट किया और उसका फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजीनियस केस, जनरल फॉर्म और उसका सलूशन डेफिनेट जनरल दोनों हमने सीख लिए। इसी तरह नॉन होमोजीनियस केस और उसका सलूशन के फार्मूले और इसकी वेरिफिकेशन भी है। अभी एक क्वेश्चन है 15.1, इसमें कौन सा क्वेश्चन करें? हाँ जलाल, 15.1 में सर कम दो क्वेश्चन के 1 की 3 की 15.1 में पहले 1 में बताएं। वन की बची ये सी नंबर बुक। अच्छा देखो, 1 में ए बी सी जो है ना, वो तीनों एक जैसे हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? dy डिवाइड बाय डी ऑफ टी प्लस ए वाई इज इक्वल टू बी। ठीक, यस सर। तो इन सब में जी डिरावेटिव अकेला है, y के साथ कांस्टेंट है और इस साइड पे भी कोई कांस्टेंट है या जीरो है, पर d में जो है डिरावेटिव के साथ 2 आया हुआ है। यस सर। तो ये तीन एक जैसे, जब इस तरह का होगा, अगर डिरावेटिव के साथ कोई आएगा डिजिट, तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे? बोथ साइड डिवाइड विद ये डिजिट। तो हमने ये 2 को खत्म करना है। यस सर। जब मैं 2 को खत्म करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? dy डिवाइड बाय डी ऑफ टी प्लस 4 तक सी में 2 2 जमा 2y इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा मेरे पास। तो इसका मैं अभी सॉल्यूशन करने लगा हूँ। अच्छा, ये स्ट्रक्चर बुक। अच्छा, ये हमारे पास इसके सॉल्यूशंस है। आप कह रहे सी नंबर करो, तो सी नंबर इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए कि सी नंबर इक्वेशन क्या है। एक दफा फिर, अच्छा इक्वेशन अपने सामने रखो। सी नंबर है डी वाई, ये लिख लो अपने सामने। मैंने अपने सामने बुक खोल के रखी हुई है कि दोबारा मैं इसे ना खोलूं इस पेज पर। 15.1 आप कह रहे हो कि सर सी करो। 15.1 सी, डी वाई डिवाइड बाई डी ऑफ टी प्लस 10y इज इक्वल टू 15y 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये सी, इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये केस कौन सा है? ये नॉन होमोजीनियस केस है। इवन होमोजीनियस भी इससे होता है, नॉन होमोजीनियस से। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिखूंगा। फार्मूला हमारे पास क्या है? हमसे इस स्पीकर ऑफ कर दो। हमसे इस क्वेश्चन में 3 सवालात मांगे जा रहे हैं। हमें कहा जा रहा है वाई सी मालूम करो, वाई पी मालूम करो और इसका जनरल सोल्यूशन मालूम करो, इसका डेफिनेट सोल्यूशन मालूम करो। वाई सी का फार्मूला है ए ई माइनस ए टी। वाई सी का फार्मूला क्या है? वाई सी का फार्मूला है ए ई माइनस ए टी। मैं जब जनरल फॉर्म को कंपेयर करता हूं गिवन इक्वेशन के साथ सी, तो गिवन इक्वेशन में ए क्या है? ए 10 है और बी 15 है। तो वाई सी इज इक्वल टू ए ई माइनस ए टी। तो माइनस के बाद मैं 10 लिख देता हूँ, 10 टी, ये इसका वाई सी हो गया। जलाल, वाई पी का फार्मूला क्या है? वाई पी का फार्मूला क्या है? बी बाय ए सर। शाबाश, बी बाय ए। कौन, जलाल बोला कि देव आलम बोला है? कौन कौन आ गया? अच्छा ठीक है, वहाब भी आ गया, वहाब शाह। अच्छा, इरशाद, जलाल, काशिफ, यासीन। काइंडली ये इस तरह नहीं होगा, मेहरबानी करो, जो पढ़ते हैं वो देख लिया करो, वरना जिस तरह ये तुम्हें गजल लगेगी। अच्छा, हमारी एक्सरसाइज है, बुक अपने सामने खोल के रखो। 15.1 हमसे 4 चीजें मांगी जा रही है। वाई सी मालूम करो, वाई पी मालूम करो, जनरल सोल्यूशन मालूम करो, डेफिनेट सोल्यूशन मालूम करो।
मैंने जलाल को बोला क्वेश्चन नंबर 1 में कोई एक जुज बता दो कि करे, तो उसने सी बताया। तो जब मैं सी क्वेश्चन को कंपेयर करता हूँ नन होमोजीनियस केस के जर्नल फॉर्म के साथ, नन होमोजीनियस केस का जर्नल फॉर्म क्या है यासीन? स्पीकर ऑन कर दो। अच्छा, स्पीकर सारे ऑन करो जिससे पूछूं कि वो इन्वॉल्व हो जाए, कि पता लगे कि यार हम नहीं पढ़ रहे थे, सर तो पढ़ा रहा था। हाँ यासीन, जर्नल फॉर्म क्या है? जर्नल फॉर्म क्या है? सर द नन होमोजीनियस केस, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नन होमोजीनियस केस का जर्नल फॉर्म क्या है? यासीन परून हम क्लास अगस्त तासुगना ना परun hobbiga khuzano masa शर्त तले واخ कर lama te kachi sar shpago bajo pore sar shpago nawala tar ma kham shpago pore zaga yom kom खता गयो पे no was خیر زما تو خدا سے کولې چې ته ما سره جفت مې ته ان شاء الله اختر نه پس کوي اورز د اتوار پر درا چکر کیږي نو تا ته به سبق خیم وای زیب هم داسې کل نه کل راځي तो शौक करो, पढ़ने का शौक करो। अच्छा, कल जो क्लास में थे उनमें से जलाल, इसका जर्नल फॉर्म क्या है? सर वाई टी इज इक्वल टू ए ई माइनस ए टी प्लस बी बाई ए। हाँ नहीं, इस देखो अभी मैं इक्वेशन सी ले रहा हूँ, ठीक है? बुक आपने खोला हुआ है ना? बुक आपके सामने है निहाल जेब आलम? नहीं सर, बुक तो नहीं है। अच्छा चलो, बुक आपके सामने नहीं है, बुक हमें मेरे सामने है, काशिफ के सामने। काशिफ, सवाल नंबर 1 में जुज नंबर सी क्या है, उसकी इक्वेशन क्या है? वो है dy डिवाइड बाय डी ऑफ टी। जेब आलम अपने साथ नोट करते जाओ, dy डिवाइड बाय डी ऑफ टी प्लस 10y इज इक्वल टू 15 y 0 इज इक्वल टू 0। ये हमें Yes, गिवन sir. है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इसका जर्नल फॉर्म जो है उसके साथ कंपेयर करते हैं। वहां डिराइवेटिव प्लस ए वाई इज इक्वल टू बी है, तो ए क्या हुआ 10, बी क्या हुआ 15, ये मैंने निकाल लिया। अभी हमने वाई सी मालूम करना है। वाई सी का फार्मूला मेरे पास काशिफ है, ए बड़ा ए ई माइनस छोटा ए टी, ये आपने ध्यान में रखना है। तो अभी जो मैं ये बी नंबर जुज है, सी नंबर जुज है, ये पहली लाइन, ये सी नंबर, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ए की छोटे ए की जगह 10 डाल दिया ऊपर, ये वाई सी बन गया। ये बच्चों वाले सवाल आते हैं। वाई पी का फार्मूला क्या है, बी बाय ए। तो बी भी मुझे पता है, बी क्या है 15 है इस इक्वेशन में, और ए 10 है। इसका जवाब है 3/2। दो तो हमने मालूम, वाई सी भी मालूम हो गया, वाई पी भी मालूम हो गया। अभी जर्नल सोल्यूशन, ये कौन सा केस है, ये नॉन होमोजीनियस है। इसका जर्नल सोल्यूशन का फार्मूला क्या है, वाई टी इज इक्वल टू ए ई माइनस ए टी प्लस बी बाय ए। जेबालम यही फार्मूला है इसका। यस सर। तो वही चीजें हमने क्या करनी है, जर्नल फार्मूले, जर्नल सोल्यूशन का फार्मूला क्या है, बड़ा ए ई माइनस ए टी प्लस बी बाय ए। तो जहां जहां छोटा ए और बी, छोटा बी है, वहां मैं पुटिंग कर देता हूं, ये जवाब बन गया। ये क्या बन गया, ये जवाब बन गया। इसका डेफिनेट सोल्यूशन का फार्मूला क्या है, या आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला आपको याद ना हो तो जर्नल में टी को 0 कर दो, ए की वैल्यू निकल आएगी। वो ए की वैल्यू फिर इस जर्नल में डाल देंगे, तो ये डेफिनेट सोल्यूशन में। अभी अगर जर्नल में मैं टी को 0 कर देता हूँ, लेट सपोज देव आलम आपके साथ ऑप्शन है, आप सिर्फ जर्नल फार्मूला याद करो, डेफिनेट टी इज इक्वल टू 0 से निकल आएगा। तो हमने टी इज इक्वल टू 0 मैं कर रहा हूँ, तो y 0 इज इक्वल टू बड़ा ए ई का पावर 0 हो जाएगा, एनी पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो बड़ा ए जमा 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो y 0 माइनस 3/2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू ये नीचे देखो, ए की वैल्यू निकल आई है। ए आखिर में इज इक्वल टू जो है वो क्या है, y 0 इज इक्वल माइनस 3/a इज इक्वल टू y 0 भी गिवन है। y 0 क्या है, इसमें 0 है, 0, तो 0 माइनस 3/2 से क्या आएगा, माइनस 3/2। अभी ये चीज जब हम डालेंगे ए की जगह जर्नल में, तो ये हमारे पास डेफिनेट ए क्या है हमारे पास, -3/2। तो वही -3/2 ई माइनस 10 टी जमा 3/2। फिर हमने क्या किया, दोनों से 3/2 कॉमन ले लिया जमा। यस सर। 3/2 कॉमन ले लिया, तो आप बेशक इधर ही छोड़ दो, या कॉमन लेते हो तो वो 3/2 वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पहले लिखा जाता है और नेगेटिव दोबारा बाद में लिखा जाता है। तो ये इसका जवाब हो गया। ये था हमारा जी
क्या चीज है हमारी 15.1 का पहला क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट, इसे मैं छोटा कर दूं। ये 15.1 का पहला क्वेश्चन, ये हमारे पास 15.1 था। इसका पहले क्वेश्चन में से जुज सी हमने किया। मैंने फिर जलाल को ये बोला अगर जुज डी को देखो तो ये थोड़ा सा जर्नल फॉर्मेट से मुख्तलिफ है, क्योंकि डिराइवेटिव के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। यस सर। जब काशिफ जब जर्नल फॉर्मेट से हट के होगा, y के साथ जो भी कोफिशिएंट हो कांस्टेंट होना चाहिए, d की जगह जो भी कोफिशिएंट हो इंटीजर हो पर कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन डिराइवेटिव का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो आसान सा तरीका है, बोथ साइड डिवाइड विद 2, ये वही सवाल बन जाएगी। और इधर y0 दिया गया 1 सही 1/2, तो 2 एकम 2 2 और 1 3 3/2 ये है। y0 क्या है ये? نصب ضغط أول من ده كم كان إنه 2 divided by 2 بس dy by dt plus 4y is equal to 6 كان إنه 6 per 2 divides إننا ب 3 راشي that tool अब यो जुज ए दा 3 सीधी 2 dy divided by dt दावम पर 2 तकसीम छी जमा 4y बम पर 2 तकसीम छी is equal to 6 बम पर 4 तकसीम छी दा यो इक्वेशन ने मदीना बराशी dy divided by dt plus 2y 4 पर 2 तकसीम छी 2 बराशी is equal to 3 हां दा सवाल रहा हो। और y0 बसी 3/2 बसी 1 सही 1/2 ना बसर आजी दा क्रॉस के ताचे हां साइड और ये मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 वो सरी हां 3/2। तो क्वेश्चन अभी चेक द वैलिडिटी ऑफ योर आंसर टू प्रूव 1। हमने वैलिडिटी को चेक करना है। लेट्स सपोज अगर आपके पास आए जी जलाल, कोई मसला है जलाल? ठीक। अच्छा जलाल नोट कवई जो हो तो स्पीकर बेशक अपने ऑन रखा करो, सवाल पूछो। यासीन दा ओके सर दा शिजुना वननो गोरे खा सही है सर। हां अच्छा चेक द वैलिडिटी ऑफ योर आंसर टू प्रॉब्लम 1। अभी देखो हमने वैलिडिटी चेक करनी है। लेट्स सपोज ये सी वाला केस मैं लेके जाता हूं, इसकी वैलिडिटी चेक करता हूं। मेरे पास जवाब आ गया। जवाब मेरे पास क्या आया? yt is equal to 3/2 into bracket 1 minus e मनफी 10t, ये जवाब आया था ना? ये मेरे पास जवाब है। काइंडली अपने सामने रखा कर। ये सी का जवाब ऊपर सी का जवाब द डेफिनेट सॉल्यूशन इज yt is equal to 3/2 into bracket 1 minus e minus 10t। हम क्या करेंगे? ये मेरे पास y है। सवाल मेरे पास क्या है? सवाल मेरे पास ये है जी, ये सवाल है मेरे पास dy c का डिवाइड बाय dt प्लस 10y इज इक्वल टू 15। अभी हमें क्या चाहिए? y तो मेरे पास जवाब में वहां निकला है, y की वैल्यू यहां डाल दूंगा, लेकिन y का डेरिवेटिव भी मुझे चाहिए। तो जो y निकला है इसका जवाब क्या निकला है? इसका जवाब निकला 3/2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस ई मनफी 10t। इसका डेरिवेटिव हमने लेना है। इसका डेरिवेटिव मैं यासीन से पूछूंगा। यासीन इसका डेरिवेटिव मुझे बताओ। ये जो पहली लाइन आपको नजर आ रही है इसका डेरिवेटिव निकाल दो। द डेफिनेट सॉल्यूशन इज yt का डेरिवेटिव निकालो। हाँ यासीन इसका डेरिवेटिव क्या होगा? मैं बताऊंगा नहीं, डेरिवेटिव पिछले सिलेबस का काम है सर। हल्का हो गया तभी ना डिस्कशन का करें यासीन, आसान दे। अच्छा ठीक है यासीन, इसकी वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये ठीक है, स्पीकर थोड़ा तंग कर रहा है वो। अच्छा इसकी वेरिफिकेशन के लिए जेब आलम हम क्या करेंगे? ये y तो जमा 10y के साथ ये वैल्यू लग जाएगी, ये y की वैल्यू है। जबकि इसका रेट ऑफ चेंज हम मालूम कर लेंगे, ये भी उस इक्वेशन में डाल देंगे। जब ये दोनों हम डालेंगे उस इक्वेशन में, किस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में सी में, तो y का रेट ऑफ चेंज भी मैं वहां से डेरिवेटिव मालूम कर लूंगा, जमा 10 y की वैल्यू भी डाल दूंगा इज इक्वल टू 15। तो अभी इसका राइट हैंड साइड 15 है, लेफ्ट हैंड साइड से भी 15 जवाब आना चाहिए। ये वेरीफाई हो गया। ये क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो वेरिफिकेशन में डेरिवेटिव और डेरिवेटिव आपने पूरा का पूरा कोर्स मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स 1 में किया है। इसमें हर इक्वेशन को आपने वेरीफाई करना है। उसका बादलों में कौन घूम रहा है? या स्पीकर अपना ऑफ कर दो जिसका ये मसला है। अच्छा सर सॉल्यूशन मम्मी करो लेके। हाँ हाँ बिल्कुल सॉल्यूशन मैं करूँ, लेकिन जेबालम तो वजह मैसेज ईमेल कम खा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में कोई क्वेश्चन बताओ जेब आलम।
फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग इन एप्रोप्रिएट फार्मूला डेवलप्ड इन द टेक्स्ट। जो एप्रोप्रिएट फार्मूले के जरिए इसका जवाब मालूम करो। ये नहीं बताया कि जर्नल मालूम करो, डिफरेंट मालूम करो। आप ओपन हो। सर बी नंबर। अच्छा बी नंबर जी, ये बी नंबर है। बी नंबर कौन सा केस है? बी नंबर वो वाला केस है जहां पर a इज इक्वल टू 0 है। अगर a इज इक्वल टू 0 है तो हमारा फार्मूला क्या है? इसका जवाब होगा y इज इक्वल टू बी टी प्लस ए प्लस बी टी या बी टी प्लस ए। जेवालम याद है? ये जी अगर a 0 होगा, ये मैं फार्मूला तुम्हें दिखाने लगा। ये अच्छा, ये पहली लाइन में क्या लिखा है? व्हाट इफ a इज इक्वल टू 0। अगर तुम्हारी जर्नल इक्वेशन में a 0 आ जाए तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा? हमने फार्मूला ये डिराइव किया है, ये फार्मूला 15/60 डैश a प्लस बी टी, इसका फार्मूला होगा a प्लस बी टी। तो यही मैं डाल रहा हूँ, a कैपिटल है। अच्छा अभी जो b नंबर सवाल है इसमें से मैंने b मेरे पास क्या है 23, तो बड़ा a जमा 23t, ये इसका जवाब हो गया। किस केस में? जर्नल में। और अगर y 0 दिया गया तो मैंने इसे डिफरेंट में लेके जाना है। जवाब क्या आया? जलाल अपने सामने लिखते जाओ। जवाब इसका क्या? बी नंबर ये वो केस है जहां पर विन a इज इक्वल टू 0 सो द जर्नल सोल्यूशन विल बी, लिखो विन a इज इक्वल टू 0 देन द जर्नल सोल्यूशन फार्मूला विल बी एज अंडर। देन द जर्नल सोल्यूशन फार्मूला विल बी एज अंडर। वो फार्मूला क्या होगा? y इंटू ब्रैकेट t बराबर होगा, y इंटू ब्रैकेट t बराबर होगा बड़ा a ना बड़ा a जमा बी टी, बड़ा a बी टी प्लस बी टी। ये कौन से केस का फार्मूला है? जब a 0 होगा। तो मुझे यहाँ क्या चाहिए जवाब? इस फार्मूले के अंदर मुझे छोटा b चाहिए। तो छोटा b क्या है इस b के अंदर? जिस b के अंदर b क्या है काशिफ? जी सर। 23। हाँ काशिफ क्या है? शाबाश 23 ही है। काशिफ क्या है? b। बी हाँ b क्या है? जुज क्वेश्चन नंबर 3 का जुज b के अंदर b की वैल्यू क्या है? 23। 23। तो मैंने वहां डाल दिया 23। जे वालम ये इसका जवाब हो गया a जमा 23t, जर्नल जवाब हो गया a जमा 23t। अभी मैंने क्या करना है? मैंने इसका डिफरेंट निकालना है, तो t को मैं 0 कर देता हूँ। अभी आप लेके जाओ ना, तो y 0 इज इक्वल टू a जमा 23t, t 0 है तो 23 भी 0 हो गया, a इज इक्वल टू y नॉट हो गया। अभी जब इसे मैं डिफरेंट सोल्यूशन में डालता हूं तो वाई टी मेरे पास बराबर होगा ए क्या है? ए वाई नॉट है या वाई 0 जमा 23t। तो वाई 0 यहाँ क्या है? वाई 0 1 है। इसका जवाब होगा वाई टी डिफरेंट सोल्यूशन इज इक्वल टू 1 जमा 23t, 1 जमा 23t, 1 जमा 23t। हाँ इंस्ट्रक्शन क्या कहता है? इंस्ट्रक्शन ये गप है मणा, ये तो बिल्कुल गप है। ये इंस्ट्रक्शन क्या कहता है तुम्हारा? ये जुज बी 1 जमा 23t दा जवाब। देखो मैंने आंखें बंद करके ऐसे ऐसे कर रहा हूँ कि हाँ ये इसका जर्नल फार्मूला है, उसके अंदर बी डाल दिया, फिर डिफरेंट सोल्यूशन में जाने के लिए t इक्वल टू 0 कर देता हूँ। आगे जी सर दा क्वेश्चन 1 लग रहा है, चलिए स्क्रीनशॉट वाली जवाबुनु हां जी जवाबुनु मैं दे दूंगा ना तुम्हें। यासीन को, जेब आलम को मैं अभी दे दूंगा, ये तुम्हारे साथ शेयर कर लेगा क्लास के बाद। यालका काशिफ दा मैनुअल बुक मा सर दे kana mana da ta sar ishtala berte ze darsen kam manual di ki tol daga di kana salf ti साल दी अलग बदा मतलब मलफा और काशिफ दा बने में सर नासिर तमावील अगर आसन खड़े जलाल सर दर्शन कई खा सही है जरा क्लास का पास राशन। ठीक है। अच्छा तो अभी हम आते हैं अपने ये हमारी एक्सरसाइज चेक द वैलिडिटी। वैलिडिटी में फिर ये जो क्वेश्चन दिया गया ना, लेट सपोज जलाल ने बी का पूछा था, तो बी में जो जवाब आया, जवाब क्या आया? 1 जमा 23t। अब इसे प्रूव करते हैं। जेब आलम मेरा साथ दो। अच्छा जलाल, इसका जवाब क्या आया? डेफिनेट y t इज इक्वल टू 1 जमा 23t। यस सर। अच्छा अभी मैंने इसे वेरीफाई करना है, पड़ताल करनी है जो हम मैट्रिक में करते थे। तो मुझे उस जवाब का डिरावेटिव सिर्फ चाहिए, इधर y नहीं है, सिर्फ डिरावेटिव है।
तो अगर जवाब का डिराइवेटिव लूं 1 जमा 23t का डिराइवेटिव क्या आएगा काशिफ? y इज इक्वल टू 1 जमा 23t। हाँ 23t का डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। शाबाश, तो बस बराबर हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में डिराइवेटिव है, डिराइवेटिव हमने निकाला वो 23 आया, और राइट हैंड साइड में भी 23 है, तो ये वैलिडिटी है। वैलिडिटी डिपेंड करती है आपकी डिराइवेटिव स्किल्स पे। ज़ेब आलम ठीक बोल रहा हूँ? आगे जा रहे हो? अच्छा आगे जा रहे हो ज़ेब आलम। बड़ी आसान एक्सरसाइज थी, मैंने वो चीजें हल कर ली हैं, डोमर ग्रोथ मॉडल जिस तरह आप कह रहे हो, और किसी से मोबाइल पकड़ता हूँ और इसकी पिक्चर लेता हूँ और जलाल को सेंड कर देता हूँ। अच्छा आगे जा रहा हूँ। ठीक है सर। 15.1 आपने थोड़ा सा मेरे लिए भी आसानी पैदा करनी है, ठीक है, कोशिश करनी है यहाँ समझने की, डिस्कशन की। उधर बंदर आ जाइए, इन्हें जो लड़के पढ़ के आते हैं उन्हें बड़ा जलाल की ये एक्सरसाइज और ये फार्मूले गप है कि नहीं? 15.1 का बड़ा गप चल रहा है। बहुत आसान है, बस क्लास में अगर होते सर तो हाँ, तो बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि जल्दी क्लास हो जाए। मेरे ख्याल में इसमें इतना मसला भी नहीं होगा। मिड तो आपका असाइनमेंट पे है, फाइनल की देखी जाएगी, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हमसे कोई पूछे तो हमारा कोर्स कहीं ना कहीं करीब पहुंचा। अच्छा सर मिड कब है? मिड 15 के बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। हर स्टूडेंट के रोल नंबर के सामने 4 असाइनमेंट होंगी। जलाल को मैसेज करूंगा, जलाल व्हाट्सएप पे शेयर कर लेगा, और विद इन 1 वीक वो आपने कॉलेज में जमा करना है। कॉलेज में कोई सेल बना सर एक असाइनमेंट करना होगा कि 4 हो सर? नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए आपने 4 करने, हर इंडिविजुअल ने। अच्छा आगे जाते हैं, इंशाल्लाह ईद के बाद मैं दे दूंगा। अभी जो हमने देखो हमने क्या सीखा, हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म का सॉल्यूशन निकालना सीख लिया। सर टाइम में डर लगना है एक हफ्ते का। तो बड़ा मुझे तो बाकी सब्जेक्ट का पता नहीं है, मैंने तो इधर ही से क्वेश्चन दिए और आपके पास मैनुअल है, आप तो ये इधर ही से कर लोगे। al तब्बल सेमेस्टर हम शुरू की करना टाइम शार्ट थे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल बल सेमेस्टर ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करने की वो है। इस सेमेस्टर को बस कपड़े बता छोड़ो, कोशिश करिए, ठीक है, इस सेमेस्टर को पूरा करने की कोशिश हो रही है। अच्छा डायनामिक्स ऑफ मार्केट पेपर चाहिए। अच्छा डायनामिक्स ऑफ मार्केट प्राइस, हाँ ये अनवर सईद साहब एडमिनिस्ट्रेशन है ना अभी, वाकई ये आया ये पेपर तुम्हें मेरे ख्याल में एंड में तुम्हें अगर इस पेपर की वजह से तुम्हारा एक सेमेस्टर जाता है, ठीक शो लेकर रवान सेमेस्टर सरदात मसाइल जुड़े, मेरे ख्याल में फिर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जान वक्त पे के अभी देखो हमने जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, इस टेक्निक को हमने अप्लाई करना है मार्केट पर, मार्केट प्राइस पर। तो मार्केट का फ्रेमवर्क क्या है? मार्केट का डिमांड होता है, डिमांड का इक्वेशन अमूमन अल्फा माइनस बीटा पी, सप्लाई का इक्वेशन माइनस गेमा प्लस सिग्मा पी, और अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ इससे पी स्टार निकल आता है, अल्फा प्लस गेमा डिवाइड बाय बीटा प्लस सिग्मा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ इसकी इनके नाम, तो सिर्फ आप देखो स्क्रीन पे अल्फा जमा गेमा, ये गेमा ही है ना ऊपर वाला, अल्फा जमा गेमा, अल्फा प्लस बीटा नहीं ये अल्फा प्लस बीटा पी है, 15.9 माइनस गेमा प्लस सिग्मा पी गेमा। अच्छा जी हाँ, ये अल्फा प्लस गेमा है। हाँ अल्फा प्लस गेमा डिवाइड बाय बीटा प्लस सिग्मा। अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मार्केट पर अप्लाई करना है कि क्या कह रहा है, इफ इट हैपेंस दैट द इनिशियल प्राइस पी नॉट इज प्रिसाइजली एट द लेवल ऑफ पी स्टार। अगर हम कहते हैं हमारे पास जो इनिशियल प्राइस है वो इक्विलिब्रियम ही पे मौजूद है, तो आपको डायनामिक स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है। द मार्केट विल क्लियरली बी इन इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एंड नो डायनामिक एनालिसिस विल बी नीडेड। अगर प्राइस पहले से इक्विलिब्रियम पे है तो डायनामिक स्टडी तो तब होती है जब ये डिस्टर्ब होता है, तो सवाल पैदा था कि ये वापस इक्विलिब्रियम पे आएगा कि नहीं आएगा। तो जब ये इक्विलिब्रियम पे मौजूद है, ये डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो सवाल ही पैदा नहीं होता इसकी डायनामिक स्टडी का। अगर ये डिस्टर्ब होता है, इन द मोर इंटरेस्टिंग केस, अगर हम आगे जाते इन द मोर लेट्स सपोज हमारे पास जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है, जो इनिशियल प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है, P0 मींस इनिशियल, जहां से तुम स्टडी स्टार्ट करने लगे हो। लेट्स सपोज तुम आज ही आलू की प्राइस देखने लगे हो, तो आलू की प्राइस लेट्स सपोज डिमांड सप्लाई के मुताबिक इक्विलिब्रियम पे नहीं है, कोई मुनाफी है, कहीं कहीं माल
सप्लाई ज्यादा है, कहीं कम, इक्विलिब्रियम पे प्राइस नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम पे प्राइस नहीं है तो क्या इससे इक्विलिब्रियम की तरफ आना है कि नहीं, और ये प्राइस पहले इक्विलिब्रियम पे थी, डिस्टर्ब हो गई है, तो डायनामिक स्टडी यहाँ जरूरत पड़ेगी। अगर प्राइस पहले से इक्विलिब्रियम पे है तो इसमें डायनामिक स्टडी की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर प्राइस इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो फिर सवाल पैदा, हाउएवर T star is attainable if ever only after a dual process of adjustment। अगर हम, हाँ T star attainable है अगर हम इंटेंशनली कोई प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट करें, जिस तरह हमने क्या किया था, हमने डोबर ग्रोथ मॉडल में हमने इंटेंशनली मार्केट की एग्रीगेट डिमांड और पोटेंशियल कैपेसिटी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमने मजबूर किया इन्वेस्टमेंट के टाइम पाथ को, एक ऐसा टाइम पाथ निकाला जो इस डिस्टर्बेंस को, इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इसी तरह की एडजस्टमेंट हम मार्केट में भी कर सकते हैं कि हम ऐसी एडजस्टमेंट करें कि ये प्राइस दोबारा इक्विलिब्रियम की तरफ जाए। अच्छा दोबारा जी, ये हमारी पुरानी वही डिमांड और सप्लाई, अगर इनको मैं सॉल्व करूं, क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस, इससे प्राइस निकल आएगा, प्राइस अल्फा प्लस गेमा डिवाइड बाय बीटा प्लस सिग्मा। अगर ये प्राइस इक्विलिब्रियम पर मौजूद है, इनिशियल स्टडी इक्विलिब्रियम पर मौजूद है तो डायनामिक नो नीड, और अगर ये इक्विलिब्रियम पर मौजूद नहीं है तो डायनामिक की जरूरत पड़ती है। तो डायनामिक की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम, हाँ हाउ एवर पी स्टार इज अटेनेबल, हाँ पी स्टार वापस हम इसे अचीव कर सकते हैं अगर हम ड्यूल प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट से होके गुजरे, ड्यूरिंग विच नॉट ओनली, अगर हम उस प्रोसेस से होके गुजरेंगे तो इसका मतलब है अगर ये डिस्टर्ब हुआ था तो क्यू डी भी डिस्टर्ब होगा, क्यू एस भी डिस्टर्ब होगा। अगर प्राइस डिस्टर्ब हो जाए, ये जेब आलम, अगर क्योंकि क्यू डी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, क्यू एस इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, अगर प्राइस चेंज होगी, इक्विलिब्रियम से ऊपर चली गई, नीचे चली गई, तो क्यू डी भी चेंज होगा, क्यू एस भी चेंज होगा। इसके लिए हमने कोई ड्यूल प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट करना है ताकि ये वापस आ सके, ये वापस आएगा। ये जो जब इन्फ्लेशन होता है ना, प्राइस अननेसेसरी आगे पीछे होता है, इसी में ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं ये कमा लेते हैं, इसके बाद फिर वापस प्राइस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। इन दिस लाइट then the price and quantity variable can all be taken to be a function of time। अगर हम कहते हैं वक्त के साथ साथ, लेट सपोज हमने क्या मफरूजा लिया, हमने बोला अगर जहां से मैं स्टडी स्टार्ट करने लगा हूं प्राइस इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो कुछ वक्त के बाद ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी, तो इसका मतलब है मैं वक्त के साथ स्टडी करना हूँ। डायनामिक स्टडी है तो टाइम के साथ मैं प्राइस को देख रहा हूँ, अगर टाइम के साथ मैं प्राइस को देख रहा हूँ तो प्राइस तो फंक्शन ऑफ क्यू डी भी है, प्राइस फंक्शन ऑफ क्यू एस भी है, तो उनको भी मैंने वक्त के साथ या फंक्शन ऑफ टाइम में लेके चलना है, फंक्शन ऑफ टाइम में लेके चलना है। तो आगे क्या कहता है, अवर डायनामिक क्वेश्चन इज दिस, गिवन सफिशिएंट टाइम फॉर द एडजस्टमेंट प्रोसेस टू वर्क इटसेल्फ आउट, हम कुछ वक्त देते हैं, क्या ये वापस आता है कि नहीं, डज इट टेंड टू ब्रिंग प्राइस टू द इक्विलिब्रियम लेवल पी स्टार, क्या ये वापस पी स्टार पे आता है कि नहीं, दैट इज does the time part pt tend to converge to p star। अच्छा, हम जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म उसको मार्केट के प्राइस मैकेनिज्म पे अप्लाई करने लगे हैं। हमें पता है डिमांड ये होता है, सप्लाई ये होता है, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, और इन दोनों को इक्विलिब्रियम पोजीशन में प्राइस ये निकला है। अगर प्राइस इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो डायनामिक स्टडी की जरूरत पड़ गई है, तो अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है ये वापस इक्विलिब्रियम पे आएगी कुछ वक्त के बाद। तो आप वक्त की बात कर रहे हो तो वक्त इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस हो गया, वक्त इज अ फंक्शन ऑफ क्यू डी हो गया, और टाइम आल्सो इज अ फंक्शन ऑफ क्यू एस, ये सारे टाइम के फंक्शन है। तो क्या कुछ वक्त के बाद ये सारे फंक्शन आप अपने आप को एडजस्ट करते हुए दोबारा पी स्टार की तरफ आएंगे कि नहीं, ये सवाल पैदा होता है। तो हमने जिस तरह बोला है कि हमें ड्यूल प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट की जरूरत है, एक ऐसा प्रोसेस जो हमें एडजस्टमेंट दे सके। To answer this question, we must first find the time path pt, but हमें time path चाहिए, but that in turn requires a specific pattern of price change to be prescribed first। हमें time path चाहिए तो हमें सबसे पहले कोई पैटर्न चाहिए। वो पैटर्न मैं कहां से निकालता हूं, वो पैटर्न मैं इस बुनियाद पर निकालता हूं कि वक्त के साथ साथ अगर प्राइस ऊपर नीचे जाती है इक्विलिब्रियम से, काशिफ टाइम के साथ साथ अगर प्राइस में वेरिएशन आती है तो ये बराबर होगा, क्योंकि प्राइस डिपेंड करती है एक्सेस डिमांड पे, जो प्राइस की वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा मैं वो सेंटेंसेस पढ़ता जाता हूँ। इन जनरल टू आंसर दिस क्वेश्चन वी मस्ट फर्स्ट फाइंड द टाइम पाथ pt,
हमें टाइम पास चाहिए जिस तरह इन्वेस्टमेंट के लिए हमने निकाला था, लेकिन हमें सबसे पहले रेट ऑफ चेंज कोई चाहिए, तभी हम उससे टाइम पास निकाल लेंगे ना। रेट ऑफ चेंज से हम उसका मेजर निकालते हैं, but that in turn requires a specific pattern of price change to be prescribed first. In general, price change are governed by the relative strength of the demand and supply forces in the market. अमूमन जो वक्त के साथ साथ प्राइस ऊपर नीचे होती है, तो अमूमन प्राइस एक्सेस डिमांड के साथ कम ज्यादा होती है। अगर Yes, डिमांड sir. ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, प्राइस ऊपर चढ़ी गई। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, प्राइस नीचे आ गई। तो रेट ऑफ चेंज हम कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है वक्त के साथ साथ प्राइस का चेंज होना, ये द फंक्शन ऑफ एक्सेस डिमांड है। Demand and supply. तो हाँ, डिमांड एक्सेस डिमांड क्यू डी माइनस क्यू एस। अच्छा, फिर यहाँ हम एक जे लगाते हैं। वेयर जे क्या चीज है? जे रिप्रेजेंट अ कांस्टेंट एडजस्टमेंट कोफिशिएंट। लेट्स सपोज अगर ये मार्केट के स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा आगे पीछे होगा तो जे कोई कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट के साथ हमें इसे एडजस्ट कर सकते हैं। उस कांस्टेंट के साथ ये एडजस्टमेंट कोफिशिएंट है जे, 2 3 4 5 जो भी हमें जरूरत पड़े। ये अप्लाइड साइड में इस्तेमाल होगा, हम ना, हमारा इधर नहीं, हमारा इधर सिर्फ न्यूमेरिकल है। जे कोई कांस्टेंट है जो इनको एडजस्ट करता है, लेट्स सपोज प्राइस में चेंज आ गया 4 और एक्सेस डिमांड की वजह से शो हो रहा है 2, तो जे को 2 लगा दो, 2 × 2 4 हो जाएगा। जे एडजस्टमेंट कोफिशिएंट है, ठीक है जी। With this pattern of change, we can have dP divided by det. Let's suppose हम अगर पहला सपोज करते हैं कि dP divided by dft 0 है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब qd is equal to qs होगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब qd is equal to qs होगा। QS. ठीक है, हाँ जेवालम पूछो। No, sir, सब नहीं clear थे। अच्छा, हमने जो फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा दोबारा वही तमहीद बनाऊंगा। हमने जो फर्स्ट ऑर्डर की कहानी सीख ली है, उसे हम मार्केट के प्राइस पे लगाने लगे हैं। हमें मार्केट की डिमांड फंक्शन भी पता है, सप्लाई फंक्शन भी, प्राइस इक्विलिब्रियम भी पता है। लेट्स सपोज प्राइस इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो वक्त के साथ साथ ये इक्विलिब्रियम पे आ सकती है अगर ड्यूल एडजस्टमेंट करे। वो एडजस्टमेंट हमने इधर रेट ऑफ चेंज की सूरत में निकालने लगे। वो एडजस्टमेंट हमने क्या किया, हमने बोला कि प्राइस वक्त के साथ चेंज होता है और ये द फंक्शन ऑफ एक्सेस डिमांड है, ये द फंक्शन ऑफ एक्सेस डिमांड है। Excess demand. 15.10 एक्सेस डिमांड है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि ये जे क्या है? ये जे एडजस्टमेंट कोफिशिएंट है। लेट्स सपोज अगर कोई अप्लाइड साइड पे काम करता है, असल में मार्केट पर ये चीजें अप्लाई करता है, तो उसने देखा कि यार रेट ऑफ चेंज जो आया डीपी डिवाइडेड डीएफटी 2 है, और एक्सेस डिमांड का जो फर्क आया, प्राइस, एक्सेस डिमांड कहती है कि प्राइस होनी चाहिए लेट्स सपोज 1, प्राइस का चेंज 1 है और डेरिवेटिव कहता है 2 है, तो जे इसको बैलेंस कर लेगा। मुझे क्या चाहिए? जे इस सूरत में क्या होना चाहिए? 2 × 1 से 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी ये इस मसावात को एडजस्ट करता है। अगर मसावात में अनबैलेंस क्रिएट होता है तो ये इस मसावात को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अभी पहला सवाल ये पैदा होता है, लेट्स सपोज हम कहते हैं प्राइस नहीं चेंज होती, इसका रेट ऑफ चेंज 0 है, तो ये कब पॉसिबल है? जब डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होंगे। इस इक्वेशन में देखो Yes, ना, sir. अगर डिमांड और सप्लाई बराबर होंगे तो इन दोनों का डिफरेंस 0 होगा, तो 0 × j 0 आ जाएगा। तो चेंज इन प्राइस 0 कब होगा? जब डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होंगे। डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होते हैं 2 सूरतों में, ये नाम याद रख लो, या अमूमन मैं पेपर में देता रहता हूँ। In this connection, it may be instructive to note 2 sense of the term equilibrium price. ये हमें 2 सेंस देता है, या तो ये प्राइस पहले से इक्विलिब्रियम पे थी, या तो ये प्राइस पहले से, ये प्राइस इक्विलिब्रियम ही पे थी। The intertemporal sense of equilibrium and market clearance sense. The intertemporal sense क्या कहता है? Intertemporal sense कहता है P being constant over time, यानी देखो डिमांड और सप्लाई बराबर है, इसका मतलब है डिमांड और सप्लाई उतने ही है जितने पहले थे, प्राइस चेंज नहीं हो रही। प्राइस चेंज नहीं हो रही है। इसकी 2 सूरतें देखो, प्राइस चेंज नहीं हो रही है, 2 सूरतें हैं। एक तो डिमांड और सप्लाई वही पुराना है, उतनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, ना डिमांड ज्यादा हो रही है ना सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो इस सूरत में हम कहते हैं प्राइस वही पुरानी है, P being constant over time। दूसरी सूरत में भी जो प्राइस का रेट ऑफ चेंज है ये 0 हो सकता है। वो क्या है? मार्केट क्लियरिंग सेंस। वो मार्केट क्लियरिंग सेंस ये है कि प्राइस निकाली, प्राइस डिटरमाइंड ही होती है
व्हेन QD इज इक्वल टू QS, जब QD और QS एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इसी तरह निकलती है ना, QD और Yes, QS sir. का एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना। तो या तो इसका दो मतलब हुआ, इंटरटेम्पोरल सेंस, इसका मतलब है कोई नहीं जी, डिमांड भी वही है, सप्लाई भी वही है, कोई चेंज नहीं है, प्राइस वही पुरानी है। दूसरी बात ये कहती कि नहीं, डिमांड भी बदल गया, सप्लाई भी बदल गया, एक जितने बदले हैं, इन ये दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं तो वो ऐसी जगह आ गई है कि वापस वही प्राइस है, ये दोबारा उसी जगह पे आ गए जहां पर वही प्राइस है जो पुरानी प्राइस है। तो इसी वजह से रेट ऑफ चेंज प्राइस का क्या है, जीरो है। रेट ऑफ चेंज प्राइस का क्या है, रेट ऑफ चेंज प्राइस का क्या है, Zero. जीरो है। अच्छा, तो ये दो सेंस है इसके, किसके, अगर हम कहते हैं प्राइस नहीं चेंज हो रही है तो एक वजह ये हो सकती है कि प्राइस वही पुरानी हो, एक वजह ये हो सकती है कि प्राइस वही पुरानी हो, और दूसरी वजह क्या हो सकती है, अभी दूसरे तरीके से समझाने लगा। दूसरी वजह ये हो सकती है कि प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन किसी पैटर्न के साथ नहीं, कांस्टेंट की सूरत में चेंज हो रहा है। पहले देखो, प्राइस किसी का फंक्शन नहीं है जी। दूसरी सूरत ये हो सकती है प्राइस फंक्शन नहीं है। लेट सपोज पहले जी इस कैलकुलेटर की प्राइस 40 रुपए थी, अब ये 50 पे चली गई है, QD इज इक्वल टू QS इंटरसेक्ट हुआ है, इसका मतलब है 10 रुपए इंक्रीज हो गया। ये 10 रुपए जो इंक्रीज हुआ है ये किसी पैटर्न के जरिए नहीं हुआ है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज जीरो होगा। प्राइस में जो रेट ऑफ चेंज है ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज क्या है, जीरो है। कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज क्या है, जीरो। Zero. हमने जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसको मार्केट पे लगाने लगे हैं, हम कहते हैं अगर इनिशियली प्राइस जी का शिफ्ट the constant چې کوم دي دا manufacturing د دې دا کوم ریټ چې دغه دي کنه مارکیټ ته چې هند چینج کیږي नहीं, मार्केट की हम बात कर रहे हैं, मार्केट। तो 15.10 पे दो सवाल उठते हैं। लेट सपोज इसकी प्राइस जीरो है, तो प्राइस जीरो है तो वजह सिर्फ एक ही हो सकती है, QD इज इक्वल टू QS। QD इज इक्वल टू QS के दो अभी वजूहात है। ये जो प्राइस जीरो आ गई इसकी दो वजूहात है, एक तो प्राइस पुरानी है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, ठीक है जेवालम, प्राइस पुरानी है। अगर प्राइस पुरानी है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरटेम्पोरल सेंस। और दूसरा मार्केट क्लियरिंग सेंस क्या है, मार्केट क्लियरिंग सेंस क्या है, ये है कि यार डिमांड भी चेंज हो गया, सप्लाई भी चेंज हो गया, इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, नई प्राइस निकल आई, पर प्राइस बताते खुद किसी कोई फंक्शन में नहीं चल रहा है। प्राइस का तुम्हें पैटर्न मालूम नहीं है, जब पैटर्न मालूम नहीं है तो प्राइस सिर्फ कांस्टेंट, और कांस्टेंट में रेट ऑफ चेंज क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट में रेट ऑफ चेंज क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट में रेट ऑफ चेंज जीरो होता है। अच्छा, यानी सिंपल अल्फाज में अगर हम ये तस्वर करते हैं कि प्राइस इस वजह से जीरो है कि ये पुरानी प्राइस है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसको इंटरटेम्पोरल सेंस कहते हैं। और हम अगर दूसरी वजह ये हम कहते हैं नहीं, ये मार्केट का डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो गए हैं, नए चेंज हो गए हैं लेकिन बराबर हैं, इसकी वजह से प्राइस निकल आई है, तो इसको हम कहेंगे मार्केट क्लियरिंग सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। मार्केट क्लियरिंग सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। आगे जाता हूँ। अभी हम क्या करते हैं, 15.10 के अंदर डिमांड की क्वेश्चन डालता हूँ, सप्लाई की क्वेश्चन डालता हूँ। 15.10 के अंदर देखो dp डिवाइड बाय डी ऑफ टी इज इक्वल टू जे। डिमांड की क्वेश्चन क्या है, अल्फा माइनस बीटा पी, और सप्लाई की क्वेश्चन क्या है, माइनस लगा के जमा सिग्मा माइनस गेमा पी, माइनस सप्लाई हो गया। काशिफ हमने क्या किया, हमने 15.10 में क्यों डी की वैल्यू डाल दी जो हमने ऊपर लिखी थी, ये 15.8 के अंदर ये दोनों, और क्यू एस की वैल्यू डाल दी, इन दोनों की वैल्यू डाल दी। इन दोनों की वैल्यू डालने के बाद हमने क्या किया, अभी देखो इसके अंदर हमारे पास, इसके अंदर कांस्टेंट भी है और पी भी है। अभी ये पहली लाइन जो आपको शो हो रही है, इसका जो राइट हैंड साइड है, दरमियान वाला राइट हैंड साइड मिडल, उसके अंदर पी है, तो हम पी को अलहदा कर देते हैं और इस कांस्टेंट को अलहदा कर देते हैं। जब पी को अलहदा करेंगे तो सबसे पहले कांस्टेंट को अलहदा करेंगे तो जे अल्फा जमा गेमा आ गया। अभी जे सब पे अप्लाई हो रहा है तो अल्फा जमा गेमा का जे बाहर लगा हुआ है। इसी तरह अभी पी को भी कॉमन लेता हूँ, मनफी बीटा पी मनफी सिग्मा पी,
इन दोनों से मैंने मनफी कॉमन लिया, जे इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीटा और सिग्मा पॉजिटिव हो जाएंगे और पी भी इससे कॉमन निकल आया। तो मैंने ये कॉमन निकाल लिया इससे। जेब आलम इसकी समझ आ गया? जो इसका मिडल है, मिडल से ये जो राइट हैंड साइड पे लास्ट पोर्शन है ये किस तरह बना? हाँ हेलो जेब आलम, जलाल, इसकी समझ आ गई है? काशिफ सर दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, नेट चले गए थे। अच्छा